नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। कमोडिटी बाजार के प्राइस एक्शन पर तो नजरें रहेंगी ही, ट्रेड्स भी आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन बात करेंगे ग्वार पैक की, क्योंकि 3 महीनों की तेजी के बाद ग्वार पैक में दबाव दिख रहा है। अगस्त में ग्वार गम, ग्वार सीड दोनों में करीब 1% की गिरावट आई है। क्या है इस गिरावट के पीछे के कारण, बताने के लिए एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा हमारे साथ मौजूद है। साथ ही कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को-फाउंडर अंकित कपूर हमारे साथ हैं। आप दोनों का ही स्वागत है इस शो में। सबसे पहले ग्वार के लेवल्स आपके सामने लेकर आते हैं। प्राइसेस का ट्रेंड तो हमने देखा, लेकिन फंडामेंटल्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं उस पर करते हैं बातचीत। पुखराज जी, हमने पहले भी ग्वार पर चर्चा की थी। पहले तो प्राइस मूवमेंट जिस तरीके का ग्वार में रहा है उस पर बातचीत करने से पहले, किस तरीके के डिमांड सिचुएशन बनी हुई है, ओवरऑल प्रोडक्शन किस तरीके का दिखाई दे रहा है, किस तरीके के आंकड़े हैं सर? देखिए दीपाली जी, अपनी जब बात हुई थी चैनल पे, तो मैंने बताया था कि इसमें कोई बड़ी तेजी मंदी अभी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि इसकी बिजाई का टाइम अभी भी चल रहा है और ये लास्ट 15 अगस्त तक इसकी बिजाई होती है। जहां तक बिजाई की बात है, राजस्थान में बरसातें अच्छी हो चुकी है। जो राजस्थान सरकार ने लक्ष्य दिया था बिजाई का 25 लाख हेक्टेयर का, वो करीब करीब इसके आसपास पहुंच जाएगा, या थोड़ा बहुत हो सकता है क्रॉस भी हो जाएगा, यानी बिजाई भी ठीक हो जाएगी। अब अगले जो 2-3 महीने हैं उसमें ये देखना होगा कि फिर आगे की बरसातें और धूप किस तरह की रहती है, उसके अंदर पैदावार का पता लगेगा। तो ये पैदावार तो एक फैक्टर तो इधर हो गया। दूसरा फैक्टर निर्यात का। जहां तक निर्यात की बात है, 28 से 30 हजार टन रेगुलर गम का निर्यात हो रहा है। पूरे साल में कहीं भी गम के निर्यात में कमी नहीं आई और इसकी मांग भी बराबर बनी हुई है। और पिछले साल जो फसल हुई थी 17 लाख बोरी, तो स्टॉक में से भी लगभग 50 लाख बोरी ग्वार निकला है, तो स्टॉक भी कम हुआ है। तो ऐसा लगता है कि यदि पिछले साल की तरह का ही यदि उत्पादन रहा तो निश्चित तौर से ग्वार के दाम बढ़ेंगे। पर इस घटना को होने में अभी 1-1.5 महीना लगेगा। वो 1-1.5 महीना देखने के बाद कि किस तरह की फसल होगी और किस तरह की यील्ड हमारे सामने आएगी। बाकी इसमें बड़ा रुझान अभी कोई भी नहीं है, न बड़ा किसी का इंटरेस्ट है, न बड़ा ट्रेड है, न बड़ा वॉल्यूम है। दीपाली जी बिल्कुल। अच्छा पुखराज जी, अगर हम निर्यात की जैसे आप बात कर रहे थे, और हमने देखा भी कि जुलाई में जो प्राइसेस को सपोर्ट मिला उसके पीछे ओवरसीज डिमांड का भी फैक्टर रहा था। और रिसेंटली कई रिपोर्ट्स भी आई हैं कि जो इंटरनेशनल डिमांड है, स्पेशली ग्रीन एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, यहाँ से इंक्रीज हुई है, जिसका फ़ायदा बाकी नेशंस को भी मिला है। अगर हम सिर्फ निर्यात की बात करें या ओवरसीज डिमांड की बात करें, किस तरीके के आंकड़े फिलहाल हैं, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए यहाँ से आगे, सपोर्ट करेगा क्या ये फैक्टर आगे भी भाव को? देखिए, अब ग्वार के निर्यात की स्थितियां बदल गई है। पहले ग्वार का निर्यात जो था वो क्रूड सेक्टर में सबसे ज्यादा जाता था। जब इसके भाव 1 लाख रुपए बने तो क्रूड के अंदर जो उस सेक्टर में दूसरे केमिकल्स आ गए। अब इसकी बहुत ज्यादा जो सप्लाई है वो फूड सेक्टर में है। तो ये फूड सेक्टर और प्रिंटिंग डाइंग, इसके अंदर इसकी सप्लाई है। तो ये मतलब ये डिमांड तो टूटेगी नहीं, ये डिमांड तो लगातार बनी रहेगी। और जहां भी इको फ्रेंडली वातावरण बनाना होगा जलवायु परिवर्तन को देखते हुए, वहां इसके केमिकल की जगह गम का प्रयोग किया जाएगा। तो हम निश्चित रूप से मान सकते हैं कि गम के मांग में इसकी कोई कमी नहीं आएगी और गम का निर्यात लगातार बना रहेगा। अभी जो 2-3 दिन से जो मंदी बनी हुई है उसके अंदर तो क्या है, सीधा सीधा सारे बाजार ट्रंप के बयानों से प्रभावित हो रहे हैं। उसकी कभी कोई बात आती है, कभी कोई बात आती है, कभी टैरिफ पे जो बातें आ रही है, फिर अभी रशिया से तेल पे बातें आ रही है। तो वो थोड़ा बहुत मानसिकता को जो प्रभावित करता है, उस मानसिकता की प्रभावना से ही ये अभी जो बाजार घटा है। वरना वैसे देखें तो बड़ी मंदी भी नहीं है, बड़ी तेजी भी नहीं है। और दीपाली जी, जब तक संयत बयान आने शुरू नहीं हो जाएंगे एक बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष के, तब तक किसी भी व्यापार में मतलब स्थिरता नहीं है। ओके जी, ओके, चलिए, शुक्रिया पुखराज जी आने के लिए शो में और कोई कमेंट्स अपने ग्वार पर देने के लिए। चलिए, ये तो चर्चा हुई ग्वार की और ग्वार के फंडामेंटल्स की। रुकने से साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे ट्रेड्स। अंकित कपूर हमारे साथ बने हुए, जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल, अंकित कपूर हमारे साथ बने हुए। पहले बात करते हैं ट्रेड्स की। अंकित, गुड आफ्टरनून, बताइए आपके रिकमेंडेशंस पहले तो।
गुड आफ्टरनून दीपाली। सबसे पहले गोल्ड के अंदर बात करें तो गोल्ड के अंदर हम लोग सेल करके चल सकते हैं। गोल्ड के अंदर 1,09,000 के आसपास बाय सेल करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 1,01,350 का रहेगा। टारगेट नीचे में 1,03,000 तक देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो 1,12,500 के आसपास बिकवाली करेंगे। 1,13,100 का स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे में जो टारगेट रहेंगे 1,11,300 के रहेंगे। वहीं अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। तो 887 के आसपास में बिकवाली कर सकते हैं। 890 का स्टॉप लॉस रहेगा और इसमें 880 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके दीपाली जी। अच्छा, गोल्ड सिल्वर पर अब आपके रिफ्रेश टारगेट्स क्या हैं रीसेंट मूव के बाद? रिसेंट मूव देखिए, बहुत टाइम से काफी दिन से हमने जो टैरिफ की चर्चा चल रही है उसके कारण से थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है। M6 के अंदर जो देखा जाए गोल्ड ने नया हाई क्रिएट करा है, उसका रीजन यही रहा है क्योंकि आईएनआर के अंदर काफी दबाव देखने को मिला है। आईएनआर में आज थोड़ा सा नरमी देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो आईएनआर का पॉजिटिव बना रहेगा। लेकिन कॉमेक्स गोल्ड के अंदर, कॉमेक्स जो स्पॉट गोल्ड है, $3380 से लेकर $3450 का एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। जब तक इस रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस नहीं करेगा तब तक इसके अंदर तेजी देखने को नहीं मिलेगी और शॉर्ट टर्म में वापस से करेक्शन $3330 तक देखने को मिल सकते हैं। इसी वजह से इंट्राडे में 1,09,000 के आसपास सेलिंग रिकमेंड करी है और 1,0350 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट नीचे में 1,03,000 तक देखने को मिलेंगे। ओके अच्छा, एग्री कमोडिटी पैक में क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? कुछ ट्रेड्स यहाँ पिक करेंगे क्या? एग्री कमोडिटीज के अंदर अगर देखा जाए तो धनिया के अंदर थोड़ा सा करेक्शन दिख रहा है। धनिया में 7,800 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं करंट भाव पे और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इसमें 8,000 का रहेगा। नीचे में 7,400 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। ओके तो चलिए, ये तो आपके लिए ट्रेड्स है। कुछ और कमोडिटीज पर बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, बेस मेटल्स में कॉपर पर तो आपने जिक्र किया, लेकिन जिंक, एल्यूमिनियम यहाँ पे थोड़ा ट्रैक्शन देखने को मिला है। क्या व्यू है आपका इन दोनों बेस मेटल्स पर? अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम के अंदर तो एल्यूमिनियम काफी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो थोड़ा सा नेगेटिव जोन में रह सकता है। तो 252 के आसपास से यहाँ पे बिकवाली करी जा सकती है। स्टॉप लॉस 253.50 का लगा के रखेंगे। टारगेट नीचे में 250 तक देखने को मिल सकते हैं। बाकी अगर बेस मेटल पैक की बात करें तो काफी एक रेंज बाउंड है। मुझे लगता है जब तक ये टैरिफ टेंशन खत्म नहीं होते हैं तब तक थोड़ा सा इसके अंदर प्रेशर बना रहेगा। कॉपर स्पेशली LME काफी देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग बनी हुई है और जहाँ पे स्टॉक्स हैं तो वो स्टॉक्स भी काफी बड़े हुए हैं। इस कारण से थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। आज 889 तक के लेवल्स गए थे, वहां से वापस इसके अंदर दबाव मिला है। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इसके अंदर अपसाइड मूवमेंट देखना चाहिए। थोड़ा सा इसके अंदर करेक्शन जोन रहेगा। अगर मैं ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट की बात करूं तो कॉपर के अंदर 860 से लेकर 900 के रेंज में ही 40 रुपए की रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। वहीं अगर जिंक की बात करें तो स्ट्रेंथ बनी हुई है। कोई भी अगर गिरावट मिलती है 263 के आसपास तो इंट्राडे में खरीदारी करी जा सकती है। 260 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट इसके अंदर 269 तक देखने को मिलेंगे। ओके चलिए, तो ये रहे आपके लिए ट्रेड्स आज के सेशन में। मेटल्स में इनफैक्ट बाइंग देखने को मिली है। एग्री कमोडिटी पैक पर भी चर्चा हुई, लेकिन ग्वार पैक जैसे हम ब्रेक में जाने से पहले बात कर भी रहे थे, 1.5-2% तक कमज़ोर हैं आज के कारोबार में और दोनों ही में प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन एक्शन कहीं है आज के सेशन में, तो वो ज़्यादातर बेस मेटल्स में दिखाई दे रहा है आज के कारोबार में। गोल्ड सिल्वर पर भी चर्चा हुई, जहां पर वापस प्राइसेस गोल्ड के थोड़े से नरम ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन लाख रुपए के आसपास बने हुए हैं। चलिए, शुक्रिया अंकित आपका आने के लिए शो में सभी ट्रेड्स रिकमेंड करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।